गुड मॉर्निंग बच्चों। आशा है कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, सब परिवार मस्त होंगे। आज जैसा कि स्कीम में आपको बताया गया कि आज आपकी हिस्ट्री की क्लासेज है। हिस्ट्री की क्लास आज हम लोग शुरू करेंगे। हिस्ट्री की क्लास शुरू करने से पहले, जैसे कोई भी विषय शुरू करने से पहले हम लोगों से अपेक्षा की जाती है कि हमारी पिछली कक्षा में जो हमने पढ़ा है वह हमको आना चाहिए, खासकर इतिहास में, क्योंकि इतिहास केवल तथ्यों की विवेचना भर नहीं है। इतिहास को समझने के लिए आपके पास ऐतिहासिक दृष्टि होनी चाहिए। ऐतिहासिक दृष्टि और इतिहास को समझने के जो पैमाने हैं उनके लिए आपको याद रखना चाहिए कि इतिहास पढ़ने वाला जो विद्यार्थी है वह कभी तथ्यों को सत्य नहीं मानेगा। उसकी सोच वैज्ञानिक होती है। वो हमेशा साक्ष्यों पर विश्वास करता है। साक्ष्य जो कहते हैं, साक्ष्य जो बोलते हैं, उनकी विवेचना वह उस देश काल परिस्थिति में जाके करता है जिस देश काल परिस्थिति को वे साक्ष्य रिप्रेजेंट करते हैं। तब ऐतिहासिक दृष्टिकोण से वह कोई निर्णय दे सकने में सक्षम होता है। इसको इस तरह से आप समझें कि अगर कोई आपको मिला साक्ष्य और उस साक्ष्य के हिसाब से आपको विवेचना करनी है किसी नगर की, किसी राजा की या किसी व्यवस्था की, तो आप जरूर ये जानना चाहेंगे कि वो साक्ष्य जो मिला है वह किस समय का है, उस समय की परिस्थिति कैसी थी। जैसे साक्ष्य आज का है तो उसकी विवेचना का धरातल आज की परिस्थिति होगी, लेकिन साक्ष्य अगर गुप्तकालीन है, इंडस वैली का है, हड़प्पा कालीन है, या मध्यकालीन है, या मौर्य कालीन है, या ऋग्वैदिक काल का है, तो काल के हिसाब से उसकी विवेचना में कुछ अंतर हो जाएगा, क्योंकि आपको उस तथ्य की विवेचना, उस तथ्य का जो विवेचना है वह उस देश काल परिस्थिति के हिसाब से करनी होगी जिस देश काल परिस्थिति को वह तथ्य रिप्रेजेंट करता है। इतिहास में सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि हम किसी भी साक्ष्य को आज के परिप्रेक्ष्य में एनालिसिस करने लगते हैं, फिर विरोधाभास हो जाता है। अगर आप किसी साक्ष्य को एनालिसिस कर रहे हो तो वह साक्ष्य जब मिला है और उसके बारे में जब लिखा गया उस समय की देश काल परिस्थिति क्या थी, इस बात को आप जरूर ध्यान में रखिए। पहली बात इतिहास में। दूसरी बात जो इतिहास में ध्यान देने होती है वो होती है कि इतिहास जानने से पहले आपको जिस भी भौगोलिक क्षेत्र का आप इतिहास जानना चाह रहे हैं, जिस भी राजवंश या राजा की व्यवस्था या उसके का मूल्यांकन उसका करना चाह रहे हैं, उसकी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था का मूल्यांकन करना चाह रहे हैं किसी देश काल परिस्थिति का, तो आपको वहां की भौगोलिक स्थिति की भी जानकारी होनी चाहिए। तो इतिहास की समग्र दृष्टि और इतिहास का समग्र विवेचन आप तब तक नहीं कर सकते जब तक जिसका ऐतिहासिक विवेचन आप कर रहे हैं उसकी भौगोलिक परिस्थिति को आप नहीं जान सकते। इसको ऐसे समझिए,
जैसे आपको उत्तर भारत और दक्षिण भारत के इतिहास की विवेचना करनी है कि इतिहास को समझना है, तो दक्षिण भारत के जो समुद्र तटीय इलाके होंगे वहां की व्यापारिक गतिविधियां अलग होंगी, वहां का कृषि क्रियाकलाप अलग होगा। और जो उत्तर भारत के होंगे, तो उत्तर भारत की जब आप एनालिसिस करते हैं तो जो पठारी क्षेत्र होंगे उनकी आर्थिक गतिविधियां अलग होंगी, उनके आर्थिक क्रियाकलाप अलग होंगे, उनकी व्यापारिक गतिविधियां अलग होंगी। जो हिमालयी क्षेत्र का इतिहास का आप वर्णन करेंगे तो उनके लिए परिस्थितियां उनकी भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से बन जाएगी। गंगा के दोआब के ऐतिहासिक विवेचन को आप करेंगे तो वहां की भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से वहां की व्यवस्था होगी, वहां का व्यापार वाणिज्य होगा। तो दूसरी बात इतिहास में यह ध्यान रखनी होती है कि अगर आप ऐतिहासिक विवेचन कर रहे हैं तो आपको जिस भी विषय वस्तु की ऐतिहासिक विवेचना आप कर रहे हैं उसकी भौगोलिक परिस्थिति का भी ज्ञान होना चाहिए। तीसरी बात, इतिहास आपको केवल पुरानी चीजों को याद करना नहीं सिखाता, घटनाओं का संग्रह नहीं होता है इतिहास। इतिहास एक वैज्ञानिक सोच है जो आपको यह सिखाती है कि अतीत को जानिए, वर्तमान को पहचानिए और भविष्य की फिर संकल्पना कीजिए। भूतकाल में या पीछे जो आपकी घटनाएं हैं उनके पीछे कारण क्या रहे, क्यों उत्पन्न हुई, कैसे वो खत्म हुई, इस चीज को आप जानिए। वर्तमान में पहचानिए उन चीजों को और फिर भविष्य की संकल्पना आप कर सकते हैं कि अगर इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न होगी तो इस तरह के परिणाम हो सकते हैं। तो इतिहास केवल तथ्यों का संग्रह नहीं, केवल बीती घटनाओं का अध्ययन नहीं है, यह एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है जो भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों को एक साथ जोड़ देता है, तीनों को सोचने समझने की सामर्थ्य आप में देता है। चौथी बात इतिहास के विद्यार्थी में जो होनी चाहिए, जो अपेक्षा की जाती है, वो ये होता है कि आप ओपन माइंड होने चाहिए। सकारात्मक दृष्टि से आपको इतिहास का विवेचन करना है। अगर दृष्टि आपकी पक्षपातपूर्ण हुई तब आप ऐतिहासिक विवेचना में सदैव असफल रहेंगे, क्योंकि एक ही चीज को, एक ही शासन प्रणाली को अलग अलग इतिहासकार अलग अलग दृष्टिकोण से देखता है। तो फिर आप उसका मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं? किसी एक को ही आप सत्य कैसे मान सकते हैं, किसी दूसरे को असत्य कैसे मान सकते हैं? तो उसमें होता है कि आप सकारात्मक सोच के साथ उन तथ्यों की उस देश काल परिस्थिति में एनालिसिस करेंगे, फिर आप किसी निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं। दूसरा, इतिहास में टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, बहुत से शब्द यूज किए जा सकते हैं जिनका सांप्रदायिकता से कोई मतलब नहीं होता है। वो टर्मिनोलॉजी है उस देश काल परिस्थिति की, तो उसको आपको अपने दिमाग में नहीं लेना है, सकारात्मक प्रवृत्ति से ही ऐतिहासिक विवेचन करना है। अगर ये गुण आप में हैं तब आप इतिहास के एक सफल विद्यार्थी हो सकते हैं। बात शुरू करते हैं आपके कोर्स की। आपके कोर्स में जो शुरू है आपका कोर्स वो है इंडस वैली से, सिंधु घाटी सभ्यता से। 11th में आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी। वर्ल्ड हिस्ट्री आपको आनी चाहिए, किसी भी हिस्ट्री का एप्लीकेशन दूसरी हिस्ट्री पर होता है।
तो क्योंकि हम लोगों की पहली क्लास है तो हम लोग थोड़ा सा रिवीजन पीछे का करते हैं कि पीछे की चीज़ें कौन कौन सी हमको आनी चाहिए और जो यहाँ पर अप्लाई हो सकती हैं, जिसके कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई हो सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि पुनर्जागरण ही आपको आना चाहिए, पुनर्जागरण आना चाहिए। पुनर्जागरण आपको जरूर मालूम होना चाहिए। पुनर्जागरण, आधुनिकता मालूम होनी चाहिए कि आधुनिकता क्या है। आधुनिकता क्या है, मानवतावाद क्या है, व्यक्तिवाद क्या है, व्यक्तिवाद क्या है, पुनर्जागरण के पहले क्या था, पुनर्जागरण के बाद क्या है, अब पुनर्जागरण के समय क्या हुआ। तो ये चीजें तो आपको आनी ही चाहिए। पुनर्जागरण जब शुरू करते हैं हम लोग, तो पुनर्जागरण हम लोगों ने वर्ड हिस्ट्री का पढ़ा है। पुनर्जागरण हमने वर्ड हिस्ट्री का पढ़ा है। तो पुनर्जागरण जब पढ़े होंगे आप, तो पुनर्जागरण के पहले मध्यकाल, अब पुनर्जागरण के बाद फिर आधुनिक काल। तो ये टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आई होगी कि पुनर्जागरण जो होता है इसकी संक्रमण स्थिति होती है। अगर मध्यकाल के जिस चरण में पुनर्जागरण दिख जाता है किसी भी सभ्यता, किसी भी देश के इतिहास में, किसी भी सभ्यता और देश के इतिहास में अगर मध्यकाल के जिस चरण में पुनर्जागरण दिख जाता है, तो वह पुनर्जागरण जब प्रबोधन में बदल जाता है तो उसके बाद का जो ऐतिहासिक विवेचन होता है वह उस सभ्यता, उस देश का आधुनिक काल हो जाता है। पुनर्जागरण के पहले का जो टर्म होता है वो मध्यकाल होता है। मध्यकाल भी हर देश, सभ्यता और भौगोलिक स्थिति के हिसाब से अलग अलग था। जैसे यूरोप का मध्यकाल और भारत का मध्यकाल, दोनों में अंतर है। मध्यकाल की जो मेन विशेषता है वो है सामंतवाद। सामंतवाद एक सांस्कृतिक अवधारणा होती है। सांस्कृतिक अवधारणा होती है। सामंतवाद अगर हम भारत का देखें और सामंतवाद अगर हम यूरोप का देखें तो दोनों में अंतर होता है। सामंतवाद से बंद अर्थव्यवस्था का जन्म होता है, तो यूरोप की अर्थव्यवस्था ज्यादा बंद थी। वहां सामंतवाद अपने पूरे जटिल रूप में था, बहुत ज्यादा जटिल रूप में था। वहां बंद अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बंद थी। भारत का सामंतवाद पूरी तरह से जटिल नहीं था। जटिलता लिए हुए था लेकिन पूरी तरह से जटिल नहीं था। यह पूरी तरह से बंद अर्थव्यवस्था को शो नहीं करता था।
मध्यकाल में सामंतवाद की जब पूरी जटिलता हो जाती है, समाज, राजनीतिक और धार्मिक सत्ता एक ही व्यक्ति पर केंद्रित हो जाती है हाथ में, तो निरंकुशता का जन्म होता है। और निरंकुशता के बाद तब सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से वह काल अंधकार का काल कहलाता है। पुनर्जागरण जब होता है तो सभ्यताएं अंधकार से प्रकाश की ओर मूव करती हैं। तो पुनर्जागरण का मतलब ही हो जाता है अंधकार से प्रकाश की ओर। तो पुनर्जागरण का मतलब ही हो जाता है अंधकार से प्रकाश की ओर। अब ये अंधकार और प्रकाश लाइट का नहीं, बौद्धिक, जो आपकी सोच समझ, जो रिस्ट्रिक्शन आपके क्रियाकलापों पे लगाए गए थे, उनको आदमी करने लगा। जैसे आपको सांस्कृतिक क्रियाकलाप करने की अगर कोई छूट नहीं है और आप सांस्कृतिक क्रियाकलाप करने लगते हैं, आप में वह बौद्धिक क्षमता जनरेट हो जाती है कि आप कोई भी सांस्कृतिक क्रियाकलाप कर रहे हैं, साहित्य रचना कर रहे हैं, आप नृत्य संगीत की विधा का प्रचलन हो रहा है, ड्राइंग की विधा का प्रचलन हो रहा है, स्थापत्य बन रहे हैं। तो ये होता है कि आपकी बौद्धिक क्षमता, बौद्धिक चेतना आई, तो वो बौद्धिक चेतना ही प्रकाश की बात को दर्शाती है। यहां पर पुनर्जागरण से आती है आधुनिकता। पुनर्जागरण से आती है आधुनिकता। आधुनिकता की ऐतिहासिक टर्मिनोलॉजी अलग हो जाएगी। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि इतिहास पढ़ने के लिए आपके पास ऐतिहासिक सोच होनी चाहिए, ऐतिहासिक दृष्टि होनी चाहिए। आधुनिक होना किसी का पहनावा नहीं होता है, आधुनिक होना किसी की लग्जेरियस लाइफ नहीं होती है। आधुनिक होने का मतलब संदेह और तर्क शक्ति का विकास। अगर आदमी में संदेह करने की क्षमता है और उसमें वैचारिक तर्क शक्ति का विकास हो गया तो कोई भी व्यक्ति आधुनिक हो गया। तो आधुनिकता में दो चीजें होती हैं, एक तो तर्क शक्ति और दूसरा है संदेह। किसी को जानेंगे तभी आप संदेह कर सकते हैं। अगर आप में तर्क शक्ति का विकास हो गया, बौद्धिक तर्क शक्ति का, और संदेह का विकास हो गया, जो गलत चीजें हैं उनको आप समझ जाएंगे, संदेह हो जाएगा आपको, तो अगर ये चीजें जनरेट हो जाती हैं तब आप में आधुनिकता आती है। तो आधुनिकता पहनावे से नहीं आती है। आधुनिकता का मतलब होता है तर्क और संदेह, तर्क शक्ति और संदेह का विकास होता है अगर किसी के व्यक्तित्व में, फिर आधुनिकता आ जाती है। समाज में भी यही लागू होता है कि अगर जिस भी समाज में तर्क करने की शक्ति आ जाती है और संदेह करने का सामर्थ्य हो जाता है, वह समाज फिर आधुनिक हो जाता है।
आधुनिकता फिर जन्म देती है राष्ट्रवाद को, फिर राष्ट्रवाद से चीजें आगे बढ़ती हैं, लंबा हो जाएगा। हम लोगों को आधुनिकता सीखनी थी, आधुनिकता हम लोगों ने सीख लिया, आधुनिकता समझ गए। अब हम लोग देखते हैं कि मानवतावाद क्या होता है। मानवतावाद क्या होता है? मानवतावाद में यह था कि पुनर्जागरण के पहले व्यक्ति को खुश रहने का अधिकार कम मिला हुआ था, उसे सांस्कृतिक क्रियाकलाप करने की छूट कम थी। साहित्य लिखने का तो अधिकार था, लेकिन साहित्य पर अपना नाम देने का अधिकार नहीं था। तो पहले क्या था कि एक जो धार्मिक सत्ता आप पे स्थापित थी, उसमें ईश्वर केंद्र में होता था और कहा जाता था कि ईश्वर ने प्रकृति और मनुष्य का क्रिएशन किया है। तो ईश्वर केंद्र में हो गया, प्रकृति और मनुष्य सहोदर हो गए। जो किताबें थीं धार्मिक, उनको धर्मगुरु ही पढ़ते थे, बाकी कोई पढ़ नहीं सकता था। तो वो जो कहते थे वही सही था। जैसे थ्योरी ये थी कि पृथ्वी स्थिर है, सूर्य उसका चक्कर लगाती है, पृथ्वी फ्लैट है, उसके किनारे चारों तरफ आग है या समुद्र है, हर देश काल परिस्थिति के हिसाब से अलग अलग थ्योरी थी। जो व्यक्ति है, व्यक्ति की रचना ईश्वर ने की है। तो जब आधुनिकता आई, पुनर्जागरण आया, तब दार्शनिक सोच आई। दार्शनिक जिन्हें आपने कहा गया, उन लोगों ने सोच डेवलप की। कोपरनिकस आए। कोपरनिकस ने यह बताया कि जो रिवोल्यूशन होता है वो पृथ्वी के चारों ओर सूर्य का नहीं होता है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का होता है। इसको गैलीलियो ने देखा, गैलीलियो ने इसको देखा। अन्य तरह की भी चेतना लोगों में आई। विलियम हार्वे आए। विलियम हार्वे ने कहा कि जो आपको ऊर्जा मिलती है वह आपके रक्त परिसंचरण से मिलती है। आपका सिस्टम है, आपके बॉडी में एक सिस्टम है, वह रक्त परिसंचरण का सिस्टम है जिसमें आपको ऊर्जा मिलती है। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे मनुष्य केंद्र में आता गया, ईश्वर की जगह पे। ईश्वर की जगह पे अब केंद्र में आ गया मनुष्य। अब प्रकृति और मनुष्य ये सहोदर ना होकर प्रतिस्पर्धी हो गए। मनुष्य और प्रकृति सहोदर ना होके प्रतिस्पर्धी हो गए। तो मनुष्य प्रतिस्पर्धी का मतलब प्रकृति को समझने का, प्रकृति के साथ क्रियाकलाप करने का, सांस्कृतिक काम करने का, साहित्यिक काम करने का, चीजों को सही कहने का,
तर्क करने का, इस तरह का अधिकार मनुष्य को मिल चुका था। यही है मानवतावाद। ईश्वर की जगह पर केंद्र में मनुष्य का प्रस्थापित होना और प्रकृति और मनुष्य का सहोदर से प्रतिस्पर्धी हो जाना, ये मानवतावाद हो गया। अगली चीज जो थी वो थी व्यक्तिवाद की। व्यक्तिवाद की जनरल एनालिसिस आप ये समझिए कि सारे व्यक्ति महत्वपूर्ण हैं, लेकिन एक व्यक्ति भी महत्वपूर्ण है। तो व्यक्तिवाद व्यवस्था में उस सबसे पीछे के व्यक्ति का भी इंपॉर्टेंस बताता है कि किसी भी सभ्यता में सारे व्यक्ति महत्वपूर्ण हैं, लेकिन एक व्यक्ति भी महत्वपूर्ण है। मतलब वह व्यक्ति भी महत्वपूर्ण है जो व्यवस्था में सबसे पीछे का है। तो ये प्रगतिवादी सोच को बताता है। तो पुनर्जागरण से चीजें कहां तक आई, क्या क्या आपको जानना है, इसकी दृष्टि आपकी हमारे इतिहास में काम करेगी। अब हम लोगों का जो टॉपिक होगा वो होगा सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली। इंडस वैली जब पढ़ेंगे हम लोग तो उसके पहले हम आपको बुक की पीडीएफ भेज देंगे। एक बार सरसरी तरीके से आप देख लीजिएगा। उसमें जो क्लासिफिकेशन जो 11th में आपको सिखाया गया था कि ऐतिहासिक क्लासिफिकेशन, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो उसमें प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल में हम लोग इसको पढ़े, आद्य ऐतिहासिक काल में हम लोग का यह टॉपिक आएगा इंडस वैली। तो उसका काल पीरियड क्या होता है, क्या क्या उसकी विशेषताएं थी, तो इस चीज को एक बार आप पढ़ लीजिएगा। फिर अगली क्लास जब हम लोगों की शुरू होगी तो वो पूरा इंडस वैली सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता खोजी कैसे गई, खोजी गई तो उससे मिली कौन कौन सी चीजें। तो जो चीजें मिली, जो साक्ष्य मिले, उन साक्ष्यों ने किन चीजों को बताया, उनके हिसाब से इतिहास, ऐतिहासिक दृष्टि क्या बनी और इतिहास कितना पीछे गया, सभ्यता जो वहां बताई गई उस सभ्यता का निर्माण कैसे हुआ, उस सभ्यता का विनाश कैसे हुआ और उस सभ्यता ने आगे आने वाली सभ्यता के लिए क्या चीजें छोड़ी या क्या चीजें उनको दी। इस चीज की जो बात होगी वह अगली क्लास में होगी। पीडीएफ मैं भेज दूंगा आपको। पीडीएफ के साथ आपको वर्कशीट भी दे दी जाएगी। उस वर्कशीट में आपको पुराने जो क्वेश्चन हैं उनको लिखने होंगे और आने वाले जो क्वेश्चन हैं उनका एक बार आप सरसरी तरीके से उनको पढ़ लेंगे, उनकी चीज़ों को जान लेंगे। धन्यवाद।